पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट है और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और आप अभी तक हिंदी में कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार नहीं किया है, तो आपको अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसा सेट लेकर आ चुका हूं जो 2025 का है। इससे लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ये मोस्ट वांटेड वायरल सेट है। क्या बाबू? मोस्ट वायरल सेट है, जिसकी तैयारी आपको जरूर जरूर करनी है। यदि आपने सेट 2 को तैयारी कर लिया तो यहाँ से कम मैं बता दूँ, कम से कम यहाँ से आपका 50 नंबर तो इसी क्वेश्चन से रहेगा। 50 नंबर ये वायरल पेपर है। इसका मैं फुल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में दूंगा, तो आपको बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, एक एक प्रश्न को समझना है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेट होने वाला 2025 का सेट है, जिसका कोड है 801 BB। याद रहेगा, BB 801 कोड है। तो इसको आपको जरूर से जरूर करना है, यदि आपको हिंदी में कम समय में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। ठीक है, इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की हम तैयारी करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है। उपेंद्र नाथ अश्क की, या राम कुमार वर्मा की, या जयशंकर प्रसाद की, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, तो बादल की मृत्यु किसकी रचना? मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन 2026 में आउट हो जाएगा। 2026 का ये आउट क्वेश्चन मैं पहले बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को तैयारी जरूर करना है। ठीक है, चलिए बताइए बादल की मृत्यु किसकी रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा। कौन है बाबू? राम कुमार वर्मा है इसके रचनाकार। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? ठीक है, कह रहा है किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर मानसरोवर क्या लिखा है बाबू? मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। किस कहानीकार की जो कहानियां है वो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की, या शिव पूजन सहाय की, या भगवती चरण वर्मा की, या प्रेमचंद्र की। ठीक है, तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद्र की। जो प्रेमचंद्र की जो मानसरोवर कहानी है बाबू, ये 8 भागों में संकलित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा नहीं, तीसरा क्वेश्चन क्या है? शेखर एक जीवनी उपन्यास लेखक है। वेरी वेरी मोस्ट, मैं बोल रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कर लेना है क्वेश्चन नंबर तीसरा को। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, ध्यान समझिएगा। या तो ये पूछ सकता है कि शेखर एक जीवनी किस विधायक की रचना है, तो आपको बताना उपन्यास विधायक की रचना है। या पूछेगा इसके लेखक कौन है, तो आपका पहला ऑप्शन नागार्जुन, या प्रेमचंद्र, या अज्ञे जी, या जैनेन्द्र जी। ठीक है, तो आपको बताना कि तीसरा का राइट आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, शेखर एक जीवनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेखर एक जीवनी बाबू ये अज्ञे की उपन्यास है। किसकी उपन्यास है बाबू? अज्ञे की एक उपन्यास है। इसको आपको जरूर से जरूर तैयारी कर लेना है। ठीक है, ये वाला सेट आपको 50 नंबर फिक्स कर देगा, टेंशन नहीं लेना। ये वाला आपको 50 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद की विधा है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ। चौथा नंबर प्रश्न का है कि अरे यायावर रहेगा याद की विधा है, मतलब आपको बताना है कौन सी विधा है। नाटक है, उपन्यास है, या यात्रा साहित्य है, या कविता है। ठीक है, तो अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यात्रा साहित्य का। बाबू यात्रा साहित्य है। क्या है? यात्रा साहित्य। ठीक है, तो आपको चौथा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, इन दोनों का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इन दोनों तैयारी करके ही जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा वाला प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन मेरी आत्मकहानी, या क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर। ठीक है, अगला नीड़ का निर्माण, फिर बताना इसमें कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों में कौन ऐसा जो सम्मिलित नहीं है। पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाए? तब पांचवा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेरी आत्मकहानी। ठीक है, मेरी आत्मकहानी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीतिकाल की काव्य भाषा है। बताना आपको रीतिकाल की कौन सी काव्य भाषा है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, रीतिकाल की बताना कौन सी काव्य भाषा है। ठीक है, तो पहला है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज भाषा, और चौथा है मैथिली, तीसरा है भोजपुर। ठीक है, तो रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है आपको आंसर बताना इसका। तो छठा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। कौन है बाबू? ब्रज भाषा से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है? ब्रज है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो है कि कवि भूषण की रचना नहीं है। बताना है कि इसमें कौन ऐसा रचना है जो भूषण की नहीं है। ठीक है,
रामचंद्रिका, शिवराज भूषण, शिवा वावनी, ठीक है, छत्रसाल दशक, ठीक है। तो कवि भूषण की रचना कौन नहीं है आपको आंसर में बताना है, ठीक है। तो सातवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रामचंद्रिका। कौन है बाबू, रामचंद्रिका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भूषण की रचना नहीं है, ठीक है, भूषण की रचना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ता है, 8वां नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के आधार पर किया गया, ठीक है। बताना है कि जो द्विवेदी युग है ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं आगे बताता हूँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है कि जो द्विवेदी युग है ये किसके नाम पर पड़ा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी या सोहन लाल द्विवेदी या रघुवीर प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी पर, ठीक है। तो 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है, ठीक है, किसके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर क्या पड़ा है, द्विवेदी युग पड़ा है, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 8वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो तार सप्तक है उनके कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है, राहों की अन्वेषी या नई धारा के साथी या साहित्य सहचर या पथ के साथी, ठीक है। तो 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राहों की अन्वेषी, क्या कहा है, राहों के अन्वेषी कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या, 10वां कि धूप के धान, कौन बाबू, धूप के धान रचना किसकी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नया प्रश्न है, इसको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि धूप की धान रचना किसकी है, धर्मी भारती की है या गिरजा कुमार माथुर की है या भवानी प्रसाद मिश्र की है या रघुवीर सहाय की है, ठीक है। तो धूप की धान, धूप के धान किसकी रचना है, तो 10वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गिरजा कुमार माथुर। कौन है बाबू, गिरजा कुमार माथुर इसके रचनाकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 11वां प्रश्न कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, आपको याद रहना है, करुण रस का अस्थायी भाव याद कर लेना है और हास्य रस का अस्थायी भाव याद करना है, दोनों को याद करना है, इसी से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, रति होता है या रौद्र होता है या शोक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक होता है, क्या होता है, शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 12वां प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। 12वां प्रश्न क्या है, 12वां प्रश्न है कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट क्षीण मनहु सुर सरिता विमल जल दृग उछरत जुग मीन ऊपरी दोहे में अलंकार है, ठीक है। इसमें बताना कि ये जो उपयुक्त दोहा दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है या श्लेष अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है या यमक अलंकार है, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन इसमें अलंकार है बाबू, उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। रोला छंद किस प्रकार का छंद है, जो रोला छंद है ये किस प्रकार का छंद है, विषम सम अर्धसम या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है, विषम सम या अर्धसम, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम छंद है, क्या बाबू, सम छंद है, ठीक है, सम छंद है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अध्यक्ष, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताना है कि अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप राइट आंसर अधि, क्या है बाबू, अधि, इसमें उपसर्ग क्या है, अधि, ठीक है। अध्यक्ष में उपयुक्त उपसर्ग क्या है, अधि। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न पर। 15 प्रश्न कर रहा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास या द्विग समास, ठीक है। तो को बताना है कि कौन सा जिस समाज का पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या हम लोग बोलते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसे क्या बोलते हैं, द्विग समास बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आ गया त्रिनेत्र, क्या आ गया, त्रिनेत्र, तो इसमें पहला जो शब्द अक्षर आ रहा है, जो संख्या आ रहा है, त्रि आ रहा है, मतलब संख्यावाची है ना, तो इसे बोलते हैं द्विग समास, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द्विग समास, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षीर शब्द का तत्समक रूप है, तत्सम रूप है, बताना क्षीर शब्द का तत्सम रूप क्या है, ठीक है। ऑप्शन पहला है नीर, खीज, क्षीर या क्षेत्र, ठीक है। तो क्षीर शब्द का तत्सम रूप बताना है। 16 का राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी मैं बताता हूँ 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षीर, क्या हो जाएगा, क्षीर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर प्रश्न है कि तस्मय में विभक्ति और वचन है, बताना है तस्मय में विभक्ति और वचन बताना है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन,
पंचमी विभक्ति बहुवचन, या द्वितीय विभक्ति एक वचन, या प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है उसे कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य से आश्चर्य का, दुख का या सुख का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य, या विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है, या प्रश्नवाचक वाक्य, या संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादि बोधक। ठीक ना, विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं जिसको हम एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे 19 वाले प्रश्न पर। 19 वाला प्रश्न है कि रोहन से चला नहीं जाता, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है, कृतवाच्य है, या कर्मवाच्य है, या विशेषणवाच्य है, या भाववाच्य है। ठीक है, तो रोहन से चला नहीं जाता इसमें कौन सा वाच्य है? तो 19 का राइट ऑप्शन नंबर डी, भाववाच्य। क्या है बाबू? भाववाच्य है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, इसमें बताना है कौन ऐसा है जो अविकारी शब्द है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा जो अविकारी शब्द है? बालक, पुस्तक, निकट, या पुराना। ठीक है, अविकारी शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकट क्या है बाबू? जो आपका निकट है ये क्या है बाबू? ये आपका क्या है? अविकारी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका खंड ब यहाँ से स्टार्ट होगा, खंड ब स्टार्ट होगा वो यहाँ से। अभी तक आपने 20 MCQ क्वेश्चन किया है, अब वो 20 नंबर का था, अब यहाँ से 50 नंबर का स्टार्ट होगा। वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होंगे, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा गद्यांश आधारित प्रश्न। ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है, और इससे 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा संदर्भ पूछेगा। संदर्भ लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? पहले आपको उस लेखक का नाम पता होना चाहिए और उस पाठ का नाम पता होना चाहिए, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, गद्यांश में के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो रेखांकित किया गया है इसको हिंदी में क्या करना है? व्याख्या करना है। ठीक है, व्याख्या करना है। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा है? ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि किस प्रकार, ठीक है, क्या पूछा है? किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? इसको सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि जो कानों में न पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है और इसका राइट आंसर देना है आपको। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बाकी मैंने सेट 2 का जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ थे मैंने कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है।